विद्यार्थियों, अभी तक मेरे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर 10th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं और आज मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया 10th वीडियो लेक्चर का जो विषय है वो है डिस्कस एंड ब्रीफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनके संबंध में क्या जानकारी आपको प्राप्त है? विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? क्या उपयोग है इनका? क्या ये भारत के सभी नागरिकों पर या भारत के अधिकारियों पर किस पर लागू होना है? ये लागू कौन करेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह मैंने आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बताया कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार क्या है, तो मैंने बताया कि मूलभूत अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो सब भारतीय संविधान द्वारा आपको दिए गए हैं, जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और अगर छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके पक्ष में रहेगा। मूल कर्तव्य मैंने बताए, उनके बारे में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो मूल कर्तव्यों को निर्वहन करे। तो यहाँ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो बात कर रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं, ये क्या है? क्या ये भारतीय जनता से संबंधित है? नहीं। उम्मीद करता हूं कि शायद विद्यार्थियों आपको इस संबंध में जानकारी नहीं है, तो बता देता हूं कि मूलभूत अधिकार और मूल कर्तव्य जिस तरह मैंने बताए थे कि भारत की जनता के लिए है और जनता के प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार प्राप्त है और जिम्मेदारी भी बनती है कि मूल कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की बात अगर हम करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिफाइन किए गए हैं राज्य के लिए। ये राज्य के लिए हैं, राज्य की जिम्मेदारी के लिए किए गए हैं और एक राज्य से आह्वान किया गया है। इट इज नॉट टू बी मैंडेटरी। ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि इनका उपयोग करना ही करना है। एक राज्य से भारतीय संविधान द्वारा आह्वान किया गया है और उस राज्य प्रमुख से कि अगर आप अपने राज्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अगर आप अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में बढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि आपका राज्य कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर कर आए, तो इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन अवश्य करें। अगर सभी का नहीं कर सकते तो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को अपनाएं, और अगर मैं भी पॉसिबल अगर हो सके तो सभी नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग एक राज्य प्रमुख द्वारा अपने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना चाहिए। और जब राज्य प्रमुख द्वारा राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग किया जाएगा तो डेफिनेटली वह राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। तो भारतीय संविधान द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्य पर दी गई है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। आपको उचित लगे तो इन्हें फॉलो कराएं, उचित नहीं लगता है तो फॉलो न कराएं। लेकिन इतना याद रखें, अगर इन्हें आप फॉलो कराते हैं तो आपके राज्य का नाम सर्वोपरि होगा। फॉलो नहीं कराते हैं तो आपके राज्य का नाम दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाएगा। ये बात जो मैंने मीनिंग आपको समझाई, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं देखिए। यहां मैंने सभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में नहीं लिखा है, कुछ लिखे हैं। नंबर फर्स्ट, फॉर वेलफेयर स्टेट। जो बात मैंने अभी कही थी वो पुनः सामने आ गई कि यदि आप अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभार कर लाना चाहते हैं तो इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करें। पॉलिसी फॉलोड बाय स्टेट। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो बताया गया है, इन सभी नीतियों का प्रयोग राज्य को कराना चाहिए। इन नीतियों का प्रयोग अगर राज्य कराता है तो राज्य सुचारू रूप से कार्यान्वित रहेगा।
इक्वल जस्टिस, राज्य में समान न्याय की व्यवस्था करना चाहिए। न्याय का डबल शासन नहीं होना चाहिए, द्वैत शासन नहीं होना चाहिए, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन निश्चित रूप से होना चाहिए, जिससे कि गांव के मामले, छोटे छोटे मामले गांव में ही निपट सके और न्यायालय पर जो दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाए। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित अधिकार। आप अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्रदान करें, किसी को भी शिक्षा से वंचित न करें और ये प्रयास करें कि आपका राज्य शिक्षा के मामले में सबसे ऊपर उठकर आए। शिक्षा में पिछड़े राज्यों में आपके राज्य की गिनती न हो, क्योंकि वह राज्य जो शिक्षा में आगे रहेगा वो सभी प्रतिभाओं में भी आगे निकलेगा। शिक्षित समाज ही एक अच्छे समुदाय का, एक अच्छे राज्य का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो शिक्षा सर्वोपरि है। मैटरनिटी रिलीफ, आप अपने राज्य में प्रसूताओं को सहायताएं प्रदान करें। वे महिलाएं जो गर्भवती हैं, वे महिलाएं जो किसी बच्चे को जन्म दे रही हैं, उन्हें जो संभव प्रयास सहायता हो सके आप प्रदान करें। इससे देश का विकास संभव तौर पर होगा। वेजेस फॉर वर्कर, जाहिर सी बात है राज्य में यदि हमें कुछ कार्य कराना है तो कामगारों की आवश्यकता होगी। बिना कामगारों के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये हमारे दो हाथ किसी भी कार्य को संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे राज्यपाल महोदय हैं, मुख्यमंत्री महोदय हो, या राष्ट्रपति महोदय हो, या प्रधानमंत्री महोदय, या घर में कोई एक सदस्य हो। अपने दो हाथों से एक सीमा तक कार्य किया जा सकता है। अदरवाइज हमें अगर किसी बड़े कार्य को करना है तो चंद और हाथों की हमें जरूरत पड़ेगी, सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो जब कामगारों की जरूरत पड़ेगी तो उन कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी निश्चित रूप से तय करें और उन्हें मजदूरी प्रदान करें, क्योंकि आज का मजदूर आज मजदूरी लेकर जाएगा तो कल काम करने आएगा, और अगर आज के मजदूर को आज मजदूरी नहीं मिलती है तो वो कल कार्य करने आपका नहीं आएगा। उससे ये बात सच है कि कहीं ना कहीं मजदूर के साथ समस्याएं जुड़ेंगी, लेकिन समस्याएं राज्य के साथ भी जुड़ेंगी, राज्य पिछड़ जाएगा। विद्यार्थियों, जिस तरह मैंने यहाँ 7th पॉलिसी लिखी है, इसी तरह और भी पॉलिसी है जो मेरे द्वारा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताई जाएंगी। आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।